सो लेट स्टार्ट, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हम रिप्रोडक्शन के हर टॉपिक को क्लियर करेंगे, वेरी इजली समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमें पता चल जाएगा कि एक एनिमल से दूसरा एनिमल कैसे क्रिएट होता है बेसिकली। ठीक है, अब हम पैराग्राफ वाइज इसको रीड करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास। हाँ, सो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास। ठीक है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से अपनी कॉपीज को क्रिएट करते हैं। सो हम पैराग्राफ रीड नहीं करेंगे, मैं आपको बेसिकली पॉइंट वाइज समझाऊंगा जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सो फर्स्टली थिंग क्या है कि देखिए, हाँ हाँ ओके। सो हमारे पास ये एक सेल है, ये क्या है, हमारी एक सेल है। इस सेल में क्या मिलेगा हमें, इस सेल में मिलेगा हमें, ओके, इस सेल में मिलेगा हमें क्या, ये डीएनए। तो ये हमारा क्या है, डीएनए है। हम जनरली कहना चाहते हैं कि जब कोई रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें पहली नीड होती है जो डीएनए है उस डीएनए को क्या करना, ब्रेक करना, डीएनए की कॉपीज बनाना। अब आप कहोगे एक सेल है, इस सेल में एक डीएनए की कॉपी ये हो गई, एक डीएनए ये हो गया, और इस पर ये क्या आ गया, एक मिनट, हाँ, इस पर ये आ गया दूसरा डीएनए। तो और सेल से इन्हें अपन बाहर कर देंगे और दो सेल बन जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें बेसिकली क्या प्रोसेस होती है मैं आपको समझा देता हूँ। सेल डिवीजन में देखो, सेल डिवीजन में जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि जैसे अपने पास ये सेल है, ये क्या है, एक सेल है। सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर जो डीएनए होगा, दो डीएनए बन जाएंगे, एक मैटरनल डीएनए, एक पैटर्नल डीएनए। तो इससे जो क्या होगा, जब ये डिवाइड कर रही होगी, डीएनए की कॉपी हो रही होगी, एक तरफ तो डीएनए की कॉपी होती है, दूसरी तरफ सेल के एपरेटस बनते हैं। तो हमने ऊपर देख लिया कि हमारा क्या बन चुका है, डीएनए की कॉपी बन चुकी है। साथ में ही एक और काम चल रहा होगा, वो क्या चल रहा होगा, वो ये चल रहा होगा कि जैसे ये सेल है, ओहो, हाँ, जैसे कि ये अपने पास क्या है, सेल है। तो इस सेल के अंदर जैसे मान लो अपने पास क्या क्या मिलेगा, जैसे मान लो अपने पास मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, है ना, गोल्गी एपरेटस, है ना। प्लांट सेल ले लो तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी मिल जाएगा, है ना, क्लोरोप्लास्ट भी मिल जाएगा। तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ ये माइटोकॉन्ड्रिया दो बन जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट दो बन जाएंगे, है ना, और राइबोसोम इंक्रीज होंगे, प्लास्टिड इंक्रीज होंगे, है ना, और अपना और क्या इंक्रीज, गोल्गी एपरेटस इंक्रीज होगा, दो बन जाएंगे। तो जब ये चीजें दो दो बन जाएंगी सेल के अंदर, जब ये चीजें दो दो बन जाएंगी सेल के अंदर, तो जैसे अपनी ये सेल के अंदर दो दो चीजें बन चुकी हैं ये, ठीक है, दो दो चीजें बन चुकी हैं, ठीक है, एक मिनट, ओके, मिसको ओहो क्या हो रहा है ये। तो अपने पास ये दो दो चीजें बन चुकी हैं बेसिकली, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अब देखना, अब जैसे ये दो दो चीजें बन चुकी ना, तो ये एक सेल जैसे ये डिवाइड होगी, अब सेल बीच में से, तो ये अपना बन गया सेल का एपरेटस, पूरा सेल का एपरेटस, सेलुलर एपरेटस। तो एक सेल ये बन गई, एक सेल ये बन गई, और ये दूसरी सेल बन गई। तो इन दोनों सेल के अंदर एक एक चला जाएगा, क्या, एक गोल्गी एपेटस चला गया, एक क्लोरोप्लास्ट चला गया, क्लोरोप्लास्ट चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया, और एक एक में डीएनए की कॉपी बचे जाती है। जैसे एक डीएनए की कॉपी इसके पास पहुंच गई, जगह नहीं है तो मैं बाहर बना देता हूँ। जैसे एक डीएनए की कॉपी इस पे आ गई, एक डीएनए की कॉपी इस पे आ गई। तो इस पैराग्राफ में जो शो किया जा रहा है कि डीएनए की कॉपी को हम, ये इसकी सेल ही है, ये इसकी सेल ही है, ठीक है, ये इसकी सेल है, ये इसकी सेल है। तो डीएनए की जो कॉपी हो गई, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये अपन इसको इरेज कर देते हैं हल्का फुल्का, ठीक है, चलो। तो ये अपनी क्या हो गई, डीएनए की कॉपी बन गई। तो सिंपली इस पैराग्राफ में ये शो किया जा रहा था कि क्या डीएनए की कॉपी बनते समय डीएनए की कॉपी को डायरेक्ट बाहर करके एक सेल बना दिया जाता, नहीं, डीएनए की कॉपी के साथ साथ एक सेलुलर एपरेटस जरूर बनता है। अदरवाइज ये फिर प्रोसेस कैसे होगी, अदरवाइज फिर सेलुलर एपरेटस नहीं आ पाएगा। तो साथ साथ ये प्रोसेस चलती है। क्लियर। अब अपन सेकंड पैराग्राफ की ओर चलते हैं। सेकंड पैराग्राफ में ये शो किया जा रहा है, दीज टू सेल आर ऑफ कोर्स सिमिलर,
बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो दो सेल्स होती हैं वो सिमिलर हैं बट आइडेंटिकल हो सकती हैं, क्या है ये समझ में वो क्वेश्चन कर रहा है, हो सकती हैं नहीं हो सकती हैं। तो हम उसका एक आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो वो आंसर हम पहले समझा देते हैं, फिर उसके बाद आंसर देंगे। सो बेसिकली जो आंसर है वो ये है कि जैसे अपने पास क्या है, एक सेल है, जैसे अपने पास ये एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर क्या हो रही है, डीएनए की कॉपी हो रही है। अब आप एक चीज ध्यान देना, डीएनए की कॉपी होते समय, डीएनए की कॉपी होती समय, डीएनए की कॉपी एक्यूरेटली कितने एक्यूरेसी से हो रही है, कितनी प्योरिटी से हो रही है, उस पर ध्यान दिया जाता है। देखो कोई भी डीएनए की कॉपी होगी तो थोड़ा बहुत लास्ट में क्रॉसिंग ओवर होगा, और जिससे क्या होगा, थोड़ा वेरिएशन आएगा, है ना। लास्ट में क्रॉसिंग ओवर होगा तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, जिससे जो डीएनए होगा बीच बीच में क्या होगा, थोड़ा बहुत रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, थोड़ा बहुत रिकॉम्बिनेंट हो गया डीएनए। अब जनरली ये चीज ध्यान दी जाती है कि जब ये डीएनए की कॉपी होती है तो डीएनए की कॉपी तो सिमिलर है, डीएनए कॉपी सिमिलर है। देखो डीए जो नए वाले स्पीसी में काम होगा, जिस तरीके से डीएनए कॉपी होगी वही पुरानी वाली में हो रही है, मतलब वो सिमिलर है, डीएनए की कॉपी सिमिलर है, सेम टाइप से हुई है। बट आइडेंटिकल डीएनए की कॉपी आइडेंटिकल हो नहीं हो वो उस पर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा वेरिएशन हो जाते हैं, अगर ज्यादा वेरिएशन हाँ, अगर ज्यादा वेरिएशन हो जाते हैं तो फिर डीएनए की जो कॉपी होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी, मतलब नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल। अगर मान लो कम वेरिएशन हुए तो वो आइडेंटिकल हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि डीएनए की कॉपी मे आइडेंटिकल मे नॉट बी आइडेंटिकल, मे आइडेंटिकल मे नॉट बी आइडेंटिकल। देख लो आप यहाँ पे इस पॉइंट को नोटेट कर सकते हो। सो यहाँ पे ये शो किया गया है एज द रिजल्ट, ओके हाँ। सो यहाँ पे इस पॉइंट को शो किया गया है, वो पॉइंट ये है, देखो कि हाँ कहा गया है ये है, ठीक है। चलो, एज द रिजल्ट द डीएनए कॉपी जनरेट विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल। मतलब वो सिमिलर तो है, डीएनए कॉपी सिमिलर है कि मतलब थोड़े बहुत जीन है, मतलब वो सिमिलर है, बट आइडेंटिकल हो नहीं हो वो डिपेंड करता है किस पर, डीएनए की कॉपी की एक्यूरेसी पर, ठीक है। अब हम कुछ और पॉइंट्स को लेके चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में वो ये कह रहा है कि देखिए सम ऑफ दीज वेरिएशन माइट टू बी ड्रास्टिक दैट द न्यू डीएनए कॉपी कांट वर्क विथ सेलुलर रेपिटेस इट इनहेरिट। तो इसका मतलब क्या है, मैं पैराग्राफ वाइज समझा देता हूँ। तो वो ये कहना चाह रहा है इस पूरे टॉपिक में कि जो जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारी जो सेल होती है उस सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसकी कॉपी में इतना वेरिएशन आ जाता है कि वो नई सेल के साथ वर्क करना बंद कर देता है, वर्क करना बंद कर देता है। जब ऐसी कई टाइप की सेल बन जाएगी, मान लो येलो थी और वो क्या बन गई, रेड टाइप का डीएनए बन गया, कुछ आप इमेजिन कर सकते हो, बिल्कुल चेंज हो गया। अब वो इस सेल के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, डिसकंफर्टेबल है। तो जब ये सेल के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा तो ये डीएनए इसका कंट्रोल खो देगा। जब ये कंट्रोल खो देगा, हमारा ब्रेन काम नहीं करेगा और डीएनए काम नहीं करेगा, तो सेल की डेथ हो जाएगी, सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब आप समझ सकते हो सेल की क्या हो गई, सेल की डेथ हो गई, सिंपल। जैसे हमारा ब्रेन काम नहीं करेगा तो हमारी डेथ हो जाएगी, इसी तरह जब इसका डीएनए इतना चेंज हो गया, इतना वेरिएशन आ गया, तो ये काम करना बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा तो सेल की डेथ हो जाएगी। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके दो जुड़वा बच्चे, जैसे एक बच्चा ये इसका सर इससे जुड़ा हुआ है और बॉडी एक ही है, तो दो हो गया। कभी कभी क्या होता है कि उसका जो जहाँ सर होना चाहिए वहां उसका पैर आ जाता है ना, जहाँ उसका सर होना चाहिए वहां उसका पैर आ जाता है। अरे ये रियली है, रियलिटी है, ये इस टाइप के बच्चे बनते हैं। बट वो बच्चे इतना जीवन नहीं जी सकते, इसलिए उन्हें वहीं डेथ मार दिया जाता है या वो खुद मर जाते हैं।
क्योंकि उनमें काफी ज्यादा वेरिएशन हो गए हैं एक्सरे रेज के कारण। तो यहाँ पे ये टॉपिक क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि वेरिएशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या डीएनए की सेम कॉपी नहीं हो सकती है? हमेशा हम वेरिएशन को ही क्यों चुनते हैं, है ना? यहाँ पर आंसर मिलेगा कैसे? ग्राफ से। ग्राफ में क्या दिया है? पैराग्राफ में द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस निकीज इन द इकोसिस्टम। हम पूरे पैराग्राफ को नहीं समझेंगे, पहले हम पूरा पैराग्राफ को रीड बाद में करेंगे, समझेंगे पहले। जनरली इस पैराग्राफ में क्या शो किया गया है मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो आता है हमारा निके। जनरली निके है क्या? NICHE होगा, कोई दिक्कत नहीं है। निके, निके है क्या? बेसिकली निके कहते हैं किसी भी एनवायरनमेंट में वो ऑर्गेनिज्म का जो रोल होता है, वो उस टेम्परेचर को किस तरीके से अटेम्प्ट करता है, वो उस एनवायरनमेंट में किस तरीके से अडेप्ट करता है, उसे कहते हैं हम निके। ठीक है, तो अब हम पॉइंट पर चलते हैं आगे। निके के बाद क्या आता है? वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं? अब आप देखिए, जैसे आपके जो दादाजी थे वो किस एनवायरनमेंट में रह रहे थे, मान लो उस समय, एक मिनट, उस समय जो था वो पॉल्यूशन कम था। उस समय पॉल्यूशन कम था, ठीक है, उस समय बहुत अच्छी हवा थी, बहुत अच्छी हवा थी उस समय, काफी ज्यादा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि आपके फादर आए। आपके फादर के समय पर थोड़ा बहुत पॉल्यूशन आने लगा, थोड़ा बहुत गंदगी आने लगी, पॉल्यूशन में थोड़ी बहुत गंदगी आने लगी, है ना, एयर में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आए आप, सन। उसके बाद आए आप, सन। ठीक है, अब देखिए, अब आपके समय पे क्या हुआ? पूरे में गंदगी गंदगी आ गई। क्या आप इस गंदगी में रह सकते हो? क्योंकि आपके जो एंसेस्टर थे वो तो अच्छी जगह में रहे थे, बिल्कुल प्योर एयर में रहे थे। बट अब जब तक वेरिएशन नहीं आएंगे तब तक आप इस एनवायरमेंट में अलाइव नहीं कर पाओगे। तो अब आप में डीएनए में ऐसा कुछ वेरिएशन हुआ जिससे आप इस एनवायरमेंट को एडप्ट करने लगे, आप इस एनवायरमेंट को एडप्ट करने लगे, रेजिस्टेंस आ गया आप में इस एनवायरमेंट के लिए। तो आप इस एनवायरमेंट में अलाइव कर पाओगे, अलाइव कर जाओगे। तो जब तक यदि ये वेरिएशन नहीं होते तो क्या आप अलाइव कर पाते? आपकी डेथ हो जाती। इसलिए वेरिएशन जरूरी होता है। आपको एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे अपने पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया मान लो कि ये अपना 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अलाइव करता है। हम इसे कहाँ ले जाते हैं? हम इसे ले जाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये बैक्टीरिया क्या अलाइव करेगा? नहीं करेगा। लेकिन इनसे जो कुछ एनदर बैक्टीरियाज बने होंगे उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, वेरिएशंस आए होंगे, और वेरिएशंस के कारण वो उस एनवायरनमेंट में एडप्ट हुए होंगे, एडप्टेशन की कैपेबिलिटी आई होगी। जब ये कैपेबिलिटी आई होगी तो वो कुछ बैक्टीरिया उस एनवायरनमेंट में अलाइव कर जाएंगे, बट कुछ बैक्टीरिया उसमें अलाइव नहीं कर पाएंगे। कुछ बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी? डेथ, वो मर जाएंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया अलाइव कर जाएंगे। समझ में आया वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप उस निके के लिए जितने ज्यादा एडेप्टेड हो, ठीक है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। पहले जो टेम्परेचर लो रहता था आज बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, तो उसमें आपको एडेप्ट होना होगा। इसलिए आप में वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। और निके भी जनरली बदलता जा रहा है, निके का मतलब पूरा क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है एनवायरनमेंट का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्लीट। अब आप इसको रीड करोगे तो आप इजीली इसका मतलब समझ जाओगे, आपको वेरी इजी लगेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या कह रहा है वो, कि जो रिप्रोडक्शन है जो यूज किए जाते हैं सिंगल ऑर्गेनिज्म से, उसको समझना है। जैसे आपने देखा होगा कई टाइप के एनिमल्स होते हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल एनिमल लाइक अमीबा। अमीबा तो आपने देखा होगा, ये अमीबा की बॉडी होती है, किसी भी शेप की बन जाती है अमीबा की बॉडी। आपने देखा होगा प्लाज्मोडियम,
ऐसे ऐसे कुछ ये प्लाज्मोडियम जैसा होता है जो मलेरिया फैलाता है। तो बेसिकली इन एनिमल्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ये भी एक टाइप का स्मॉल एनिमल्स में मिलने वाला रिप्रोडक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइन आ रही है वो ये आ रही है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन है कई तरह का होता है। वो डिपेंड करता है उनके बॉडी डिजाइन पर। जैसे मान लो ये उनका बॉडी डिजाइन है, किसी का गोल है, किसी का चपटा है, तो उस बॉडी डिजाइन पर, बॉडी किस शेप की है उसकी, उस पर डिपेंड करेगा कि उसमें किस टाइप का क्या मिलेगा, रिप्रोडक्शन मिलेगा। अब हम सबसे फर्स्ट रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा फिजन। कौन सा रिप्रोडक्शन है? फिजन। सो व्हाट इज एन फिजन? नाम से ही कुछ समझ में आ रहा होगा फिजन का मतलब क्या है। दो चॉपस्टिक से दो पार्ट में डिवाइड कर देना, दैट्स वी कॉल फिजन। बट हम इसको पूरा इजीली तरीके से समझेंगे वो क्या है। देखिए, सो फिजन बेसिकली क्या है। सो फिजन में मैं आपको इसका डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ। फिजन जनरली मिलता है किस एनिमल में? यू नो वेरी वेल, अमीबा। किस में मिलता है? अमीबा। अब आप देखिए यहाँ पे एक अपन को क्या दिया है, ये अपन को दिया है अमीबा, ठीक है। ये क्या है? हमारा अमीबा है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, अमीबा, ठीक है। चलो, अमीबा में क्या हुआ, अमीबा के अंदर था ये इसका न्यूक्लियस, डिवाइड हो गया। ये न्यूक्लियस किस में डिवाइड हो गया? दो न्यूक्लियस में थोड़ा सा डिवाइड होने जैसा हो गया। उसके बाद दो न्यूक्लियस बन गए, वन न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियस, ये डिवाइड होना चालू हो गई है। और फिर ये एक सेल बन गई और इसके अंदर ये न्यूक्लियस बन गया, फिर ये एक सेल एंड देन न्यूक्लियस, ठीक है। और फिर ये एक अमीबा और ये दूसरा अमीबा। सिंपल प्रोसेस फिजन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलने वाली ये जो प्रोसेस होती है इसे कहते हैं, जिसमें एक सेल दो इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाती है इजीली, दैट्स वी कॉल अ फिजन, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होनी चाहिए, सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो, अब क्या आता है, जो फिजन है वो भी दो तरीके का होता है। फिजन कितने टाइप का होता है? फिजन इज एन टू टाइप। फिजन इज एन टू टाइप। सो जैसे हमारा ये फिजन है, फिजन दो तरीके का होता है। एक होता है बाइनरी फिजन, और बाइनरी बाइनरी इसमें आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। सो बेसिकली क्या है, बाइनरी फिजन का मतलब ये होता है कि जब एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रही हो तो बाइनरी फिजन, और जब एक सेल कई सारी सेल में डिवाइड हो तो मल्टीपल फिजन, है ना। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, डीएनए जो होगा उसमें बहुत कम वेरिएशन आएंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल एक डीएनए कॉपी है, एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें हैं, ये बहुत कम वेरिएशन आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लीशमानिया डोनोवानी दिया हुआ है। तो इस पैराग्राफ में देखो, इस पैराग्राफ में सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो समवॉट मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी सच एज लीशमानिया डोनोवानी। ये एक एनिमल है, इसे हम एक प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं, लीशमानिया डोनोवानी। इससे एक डिसीज हो जाती है काला एजार होती है एक डिसीज, है ना। इसमें क्या है, इसकी बॉडी जो होती है उस पर एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कुछ विप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, विप लाइक स्ट्रक्चर। तो ठीक है, होता है। इसमें मिलता है अपन को क्या? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन से ये दो में डिवाइड हो जाता है सिंपली, है ना। ठीक है, तो हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा, लीशमानिया डोनोवानी इसका पूरा नेम है। इससे कौन सी डिसीज है? काला एजार। यू सर्च ऑन गूगल, ठीक है, लीशमानिया डोनोवानी काला एजार, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, मल्टीपल फिजन। व्हाट इज एन मल्टीपल फिजन? यू विल सी हेयर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक ऐसा एनिमल होता है जो मलेरिया का मच्छर देखा होगा, जो आपको काटते हैं मच्छर, उनमें मिलता है प्लाज्मोडियम, जिससे क्या फैलता है? मलेरिया। मलेरिया फैलता है। उसकी जो सलाइवा होता है, उसकी जो लार होती है मच्छर की, उसमें मिलता है हमें प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, जैसे ये प्लाज्मोडियम की बॉडी है, ठीक है। तो इस प्लाज्मोडियम की बॉडी में क्या मिला? एक
न्यूक्लियस था, तो ये कई सारे न्यूक्लियस में अंदर ही अंदर डिवाइड हो जाएगा, अंदर ही अंदर कई सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, अंदर ही अंदर क्या बन जाएंगे, कई सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे इस तरीके से, है ना। जब कई सारे आप देख रहे होगे डायग्राम में कई सारे न्यूक्लियस बन चुके हैं, ये ऐसे न्यूक्लियस बन चुके हैं, तो फिर जब एक बार क्या होता है लास्ट में ये चीज फट जाती है इसकी, और सारे की सारे बाहर आ जाते हैं, मतलब यह अंदर ही सेल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक मिनट, हाँ, अंदर ही अंदर क्या बना ले, अपने चारों ओर एक सेल बनाने लगते हैं। जब सेल बनाने लगते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने लगते हैं, तो ये प्लाज्मोडियम बन के तैयार हो जाता है। जब एक सेल से कई सारे प्लाज्मोडियम तैयार हो रहे हैं तो इसे कहेंगे मल्टीपल फिजन। क्या कहेंगे इसे, मल्टीपल फिजन। अब आप देख सकते हो जैसे एक ईस्ट है, ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, प्लाज्मोडियम ऑल्सो। अब आप देखिए ईस्ट तो आपने देखा होगा जिससे अल्कोहल बनती है, ब्रेड पर लगता है, तो ये एक फंगस है जनरली, ईस्ट यूनिसेलुलर है लेकिन फंगस है, ठीक है। तो ये एक अपना ईस्ट है, तो इसमें क्या होता है, इसका एक पार्ट पुट आउट स्मॉल बड, एक पार्ट स्मॉल बड के फॉर्म में अलग हुआ, इसमें भी बडिंग मिलती है, स्मॉल बड के फॉर्म में अलग हुआ। जैसे ये पार्ट ये वाला जो था वो यहाँ आ गया, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये अलग होगा और ये यहाँ आ गया। फिर ये बड़ा होकर के इसी तरीके का एक एनिमल तैयार कर लेगा, ठीक है, एक ईस्ट और बन गया। इस तरीके की जो रिप्रोडक्शन है इसमें मिल जाता है, लीशमानिया डोनोवानी, प्लाज्मोडियम, ईस्ट, ठीक है, क्लियर। चलो फ्रेगमेंटेशन, अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक फ्रेगमेंटेशन। सो जनरली इस टॉपिक फ्रेगमेंटेशन में क्या है देखो, हाँ, सो फ्रेगमेंटेशन इसका मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब, फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे एक सेल है, ये सेल क्या करेगी, हाँ, ये सेल जैसे मान लो ये एक सेल है अपने पास, ये सिलेंडर शेप की सेल है, और इसमें क्या है, ये एक फंगस की सेल होती है, फिलामेंटस टाइप की, स्पाइरोगाइरा, है ना, स्पाइरोगाइरा। तो इसमें क्या होगा, एक फ्रेगमेंट ये बन गया, है ना, एक फ्रेगमेंट ये बन गया, एक फ्रेगमेंट ये बन गया, ऐसे कई सारे फ्रेगमेंट बनेंगे। अब क्या होगा, ये बीच में से कट जाएगा, ये कट गया, जब ये कट जाएगा तो ये सारे फ्रेगमेंट अलग अलग होकर के जैसे एक फ्रेगमेंट से ये बन गया, दूसरे फ्रेगमेंट से ये बन गया, तीसरे फ्रेगमेंट से ये बन गया, तो 3 स्पाइरोगाइरा हमारे पास तैयार हो गए। कितने, 3 स्पाइरोगाइरा। इसके मतलब वन सेल से वन एनिमल से कई सारे एनिमल्स बन गए, है ना। तो इसे प्रोसेस को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब आप एक चीज पर ध्यान देना, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस जो होती है वो किस में होती है, वो होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो मल्टी सेल वाले होंगे, एक से ज्यादा सेल जिसमें होंगी। और अभी हमने जो पढ़ा था फिजन, वो मिलता है हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यू विल सी हियर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये किस में मिलता है, हाँ, ये मिलता है हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, वो मिलेगा मल्टी सेल, ये मिलेगा यूनिसेल। अब आप देखिए फ्रेगमेंटेशन समझ गए। नेक्स्ट जो ये पैराग्राफ दिया है इसमें ये शो किया जा रहा है कि वाई द मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन क्यों इस टाइप की फिजन, है ना, फिजन फ्रेगमेंटेशन क्यों शो नहीं करते, रीजनरेशन क्यों शो नहीं करते। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम तो ह्यूमन है, हम अपने एक एग देते हैं, स्पर्म देते हैं, उनसे रिप्रोडक्शन करते हैं। वैसे तो नहीं करते कि जैसे एक फिंगर कट करी और फिंगर से पूरा ह्यूमन बन गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि हमारे अंदर सेल है, हमारे अंदर क्या है, सेल है, और सेल से बनता है हमारे अंदर क्या, टिश्यू, टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू से बेसिकली बनता है हमारा क्या, हाँ, टिश्यू से बनता है हमारा ऑर्गन, और ऑर्गन से आगे बनते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम, पूरा एक सिस्टम बन जाता है। अब आप बताइए कि अगर मान लो फ्रेगमेंटेशन होना होता तो ये कहाँ तक टूटता, सेल टूटते, टिश्यू टूटता, ऑर्गन टूटता, ऑर्गन सिस्टम टूटता। तो हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि ये सिंपल से रिप्रोडक्शन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, तो इसलिए हमारे अंदर इस टाइप का रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है बेसिकली, ठीक है, इस टाइप का रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है। तो हमारे अंदर किस टाइप का रिप्रोडक्शन मिलता है उस पर भी फोकस करेंगे।
तो हमारे अंदर जो है, जो रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में, वो होता है सिंगल सेल टाइप। जैसे एक मेल क्या मिला निकालेंगे, स्पर्म्स, है ना, और फीमेल एग्स। तो इस टाइप का क्या मिलता है, रिप्रोडक्शन मिलता है। ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, एक जायगोट बनेगा, जिससे आपकी बॉडी बन जाएगी, ह्यूमन बन जाएगा। ठीक है, तो सिंगल सेल टाइप का मतलब एक स्पेशल सेल मिलती है हमारे अंदर ह्यूमन में फॉर द रिप्रोडक्शन। कॉम्प्लेक्स जितने भी एनिमल हैं उनमें, ह्यूमन नहीं पर्टिकुलर, सारे मैमल, हाँ मैमल्स, सारे एनिमल्स वगैरह आ जाएंगे इसमें। तो एक स्पेशल सेल मिलती है जिससे क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ये छोटे मोटे रिप्रोडक्शन हमारे अंदर नहीं होते हैं बेसिकली। ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलो, जनरेशन, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रीजनरेशन। सो व्हाट इज एन रीजनरेशन? नाम से कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई चीज फिर से जनरेट हो रही है, कोई चीज फिर से जनरेट हो रही है। पहले आपको इसके पॉइंट बता दूं। मैनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। मतलब एक फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म, डिफरेंशिएटेड मतलब होता है एक पूरी बनी हुई बॉडी, डिफरेंशिएटेड बॉडी जो अगेन डिवाइड नहीं कर सकती है ना। फुल्ली डिफरेंशिएटेड बॉडी हैव द एबिलिटी होती है कि वो अपनी बॉडी से पार्ट को अलग करके एक नई बॉडी को बना सके। फ्रेगमेंटेशन जैसा नहीं है बट उस जैसा कह सकते हो। सो रीजनरेशन क्या है, हम उसको डिटेल में समझ लेते हैं। सो व्हाट इज एन रीजनरेशन? जनरली रीजनरेशन दो तरीके के एनिमल्स में मिलता है, एक हमारा हाइड्रा है और एक हमारा प्लेनेरिया है। सो यू विल सी रीजनरेशन इन द प्लेनेरिया, यू विल सी रीजनरेशन इन द प्लेनेरिया। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये अपना क्या है, प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया है। इस प्लेनेरिया को आप नाइफ से कहीं से भी कट कर दो, जैसे इसे यहाँ से कट किया गया है और एक यहाँ से कट किया गया है। इसके तीन पार्ट बन गए हैं। कितने पार्ट बन गए हैं, तीन पार्ट। ठीक है, तीन पार्ट, ठीक है, तीन पार्ट। अब देखिए कि हाँ, तीन पार्ट बन गए हैं। तो इसका जो सर वाला हिस्सा था वो ये हैगा, फिर बीच वाला ये है और नीचे वाला ये है। और आप देख रहे हो इसमें तीनों बॉडी पूरी तैयार हो चुकी हैं और तीन प्लेनेरिया बन चुके हैं। ये है रीजनरेशन। आप इसे कहीं से भी काट दो, फिर से ये वहीं की वहीं बन जाएगा, वहीं की वहीं बन जाएगा। अगर मान लो ऐसा ह्यूमन में होता, ये ह्यूमन का ये हैंड होता और ये इसका अंगूठा और ये इसकी फिंगर ना, ये इसकी फिंगर, तो ऐसा कुछ होता अगर ह्यूमन में, तो हम क्या करते, हमारी अगर अंगूठा कट जाता तो वहीं के वहीं हाल आ जाता अंगूठा। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। तो रीजनरेशन भी हम ह्यूमन में नहीं मिलता क्योंकि कॉम्प्लेक्स बॉडी है। तो ये भी छोटे मोटे एनिमल में मिलता है, प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया भी एक एनिमल में आ जाता है लेकिन इनवर्टिब्रेट है ये। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रीजनरेशन है इज नॉट द सेम, एक मिनट, ठीक है, जो रीजनरेशन है इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन को हम रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते हैं क्योंकि जैसे प्लेनेरिया है, मान लो उसे किसी ने कट नहीं किया, क्या वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा? फिर नहीं, फिर भी वो रिप्रोडक्शन करेगा। वो अपनी बॉडी को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा अपने आप और उसकी बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइड होके नए प्लेनेरिया बना लेगी। तो ये डिपेंड नहीं होते हैं कि कोई हमें कट करेगा तभी हम रिप्रोडक्शन करेंगे। तो रीजनरेशन इज नॉट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कट। ये कट पर डिपेंड नहीं करते हैं, खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बडिंग। ठीक है, सो इसमें ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, ऑर्गेनिज्म ये मिलता है जनरली हमें किसमें, हाइड्रा में। हाइड्रा में भी रीजनरेशन है, एक तरीके का रीजनरेशन का ही टाइप है ये, थोड़ा सा डिफरेंट है। बट जैसे ये अपन देख रहे होंगे यहाँ पर हाइड्रा की बॉडी दी हुई है, यहाँ पर क्या दी हुई है, ये हाइड्रा की बॉडी है जनरली, है ना। तो आप देख रहे होंगे इसमें एक छोटी सी बड निकली, साइड से एक बड निकली है ना। तो ये बड थोड़ी थोड़ी देर में बड़ी हो गई, ये लगभग ये बड़ी हो गई, है ना। अब क्या हुआ है, अब ये बड़ी होकर के और बड़ी हो गई, ये आप देख रहे होगे एक नया हाइड्रा तैयार हो रहा है। जब तक ये बनने वाला एक प्रोजेनी हाइड्रा मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक ये उस पर अटैच रहता है अपने पेरेंट बॉडी पर। लेकिन जब ये बिल्कुल फुल्ली डेवलप हो जाता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है,
तो एक समय आने पर एक नया हाइड्रा तैयार खड़ा हो जाता है। जैसे ये एक हाइड्रा, ये एक हाइड्रा अपने पास एक तैयार हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है बडिंग, जिसमें एक बड निकले साइड में और एक नया एनिमल तैयार हो जाए। यू विल सी हियर लाइक बडिंग प्रोसेस, है ना, थ्योरी। तो थ्योरी को आप क्लियरली पढ़ लेना, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिखकर पूछ सकते हो, ठीक है। तो बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में वो तैयार हो गया, कौन, हाइड्रा। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हुए कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। अब जो आएगा वो होगा हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसमें ये शो किया जा रहा है कि जनरली आपको एक बात बता दी जाए कि जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है वो हमें मिलता है प्लांट्स में, जनरली प्लांट्स में मिलता है, एनिमल्स में ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन नहीं होता है। तो प्लांट्स में क्या होता है कि जैसे मैं आपको, हाँ, यहाँ समझाता हूँ। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है कि जैसे ये अपनी एक प्लांट बॉडी है, प्लांट बना लेते हैं अपन एक, जनरली ये अपना क्या है, एक प्लांट है ना, ये अपना एक प्लांट है, ठीक है। चलो, तो ये अपना क्या है, एक प्लांट है। तो इस प्लांट पे क्या है, जैसे ये एक लीफ निकलेगी, ऐसे लीफ बनेगी, है ना, कुछ फूल्स बनेंगे, ऐसे फूल्स बनेंगे, ऐसे फूल्स, है ना, फ्लावर्स बनेंगे। तो अब देखिए इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि जैसे ये पत्ती है इसकी, ये पत्ती अलग हुई और पत्ती जाके अर्थ पर गिर गई, ऐसे ये टपक गई अर्थ पर। तो अब ये अपनी अर्थ पर आ गई, धरती पर गिर गई, सरफेस पर। तो ये पत्ती में से ही कुछ जड़ें निकलने लगेंगी, ऐसे जड़ें निकलेंगी, जड़ें निकल के एक नया प्लांट तैयार कर लेंगी, कर लिया तैयार नया प्लांट। तो इसे कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन। प्लांट के किसी भी पार्ट से, रूट से, शूट से, लीव्स से, कोई भी पार्ट ऐसा कट कर अलग हो या वहां से कट करके एक नया उसमें से कोई पार्ट निकलने लगे, रूट निकलने लगे, उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। चलो अब आते हैं हम एक एग्जांपल की ओर, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एग्जांपल। जैसे आप देख लीजिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यू विल सी हियर लाइक शुगर कैन, रोजेस, ग्रेप्स फॉर कल्चर पर्पस, एग्रीकल्चर के लिए इन्हें क्या है, जैसे अपन को चाहिए ज्यादा से ज्यादा ग्रेप्स, तो हम इनका वेजिटेटिव प्रोपागेट कराते हैं। ग्राफ्टिंग आपने सुनी होगी, एक प्लांट है, हाँ, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जैसे एक प्लांट है, इसमें से ये इसकी ये जो शाखा, इसकी ब्रांचेस निकल रही है, उसको नीचे लेके आए सरफेस पर और फिर ये ग्रो हो गई, तो ग्राफ्टिंग हो गई। तो इसमें भी हेल्प मिलती है, इससे लेयरिंग हो गई, इसमें भी हेल्प मिलती है ना, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ये चीजें करते हैं। अब इसमें एक चीज ये होती है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन में जो नया प्लांट बन रहा है, उस फ्लावर बन रहा है, फ्रूट बन रहा है, वो बन तो सीड से रहा है, लेकिन अब इनके अंदर सीड नहीं बनेंगे, ये अपने सीड रखने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको लॉस्ट कर देते हैं। जैसे हाँ, जैसे अगर अपन कहें कि कोई एक अनदर फ्रूट बनाए, उसके अंदर जनरली सीड मिलते हैं, बट अब जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन से सीड मिलेगा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से जो फ्रूट मिलेगा, उसके अंदर सीड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने वेजिटेटिव प्रोपागेशन किया है, उसके अंदर जो सीड मिलने की कैपेबिलिटी थी वो लॉस्ट हो गई, ठीक है। चलो, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे रोजेस, जैस्मिन, इनमें भी क्या मिलता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और नहीं मिलता होगा सीड, क्योंकि ये वेजिटेटिव प्रोपागेट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, इसका एक एग्जांपल है जैसे कि बडिंग, नहीं, बायो लीफ मॉडिफिकेशन, लीफ में वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारी है क्या, लीफ। तो इस लीफ में आप देख रहे हो, ये लीफ ब्रायोफिल्लम की लीफ है। ब्रायोफिल्लम एक प्लांट है जिससे पत्ती गिर करके सरफेस पर गिर गई है। आप देख रहे होगे इस पे एक नया प्लांट तैयार होने लगा है, ये जड़ें निकलने लगी हैं नीचे से, ऐसे ये प्लांट तैयार हो रहा है, जड़ें निकली, प्लांट तैयार। तो इस पर से ही प्लांट बनने लगा है, इसे कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सिमिलरली बर्ड प्रोड्यूस इन नोचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफिल्लम फॉल ऑन द सॉइल डेवलप इनटू द न्यू प्लांट। क्लियर, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, टिश्यू कल्चर। सो व्हाट इज एन टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर कुछ नहीं है, टिश्यू को कल्चर करना है। जैसे एक
एक प्लांट है, अपने पास प्लांट है, उसका हमने एक टिश्यू ले लिया, इस टिश्यू को लेकर के गए लेबोरेटरी में, कुछ मीडियम्स दिए, न्यूट्रिएंट्स दिए, और उस न्यूट्रिएंट में उसे ग्रो करने लगे, बढ़ाने लगे, उसको एक तैयार करने लगे, आर्टिफिशियल मीडियम दे दिए, जो जो प्लांट के अंदर उसे मिलेगा वो सब दे देंगे, तो वो डिवाइड करेगा, सेल उसकी डिवाइड करेगी, सेल क्या करेगी, 2 सेल बनाएगी, फिर ऐसे टिश्यू, कई सारे टिश्यू तैयार कर लेगी, है ना, टिश्यू, कई सारे टिश्यूज को तैयार कर लेगी, एंड जब कई सारे टिश्यू होंगे तो ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को बना लेगा, ऑर्गन सिस्टम पूरा तैयार कर लेगा, तो इसी टिश्यू से एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं टिश्यू कल्चर। ये टेक्निक कॉमनली यूज होती है किसमें, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में। ऑर्नामेंटल जो होते हैं ना, सजावटी प्लांट्स, उनमें मिलती है, जैसे कि अपना ऑर्किड बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, इसमें एक और पॉइंट ये होता है कि जनरली हम प्लांट का जो टिप होता है, टिप, उससे निकालते हैं उस टिश्यू को, क्योंकि वो टिश्यू क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जितने भी वायरस होते हैं जो प्लांट को अफेक्ट करते हैं, उनसे रेजिस्टेंट की पावर होती है, ठीक है, रेजिस्टेंट की पावर होती है, उससे लड़ने की पावर होती है। तो जब अपन इस टिश्यू से एक प्लांट तैयार करेंगे तो उस प्लांट में भी इन वायरस से लड़ने की पावर होगी, तो इसलिए हम कहते हैं कि इनसे मिलते हैं हमें डिसीज फ्री कंडीशन प्लांट, डिसीज फ्री प्लांट्स मिल जाते हैं, ठीक है, क्लियर, चलो हो गया। फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन, ये लास्ट पॉइंट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, ये भी बेसिकली एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें जनरली क्या होता है, इवन इन मैनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पहला तो ये मिलता है अपन को, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि जैसे ये आप देख रहे होगे, ये एक राइजोपस है, राइजोपस एक फंगस होता है। कौन होता है राइजोपस, राइजोपस एक फंगस होता है, ठीक है। तो इसमें ये मिलता है, इसमें क्या होता है, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन द ब्रेड, ये राइजोपस है, ब्रेड पर ही मिलता है ये जनरली। तो ब्रेड पर क्या होगा, राइजोपस में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा, ये थ्रेड देख रहे हो आप, इस टाइप से क्या मिल जाएगा हमें, इस टाइप से हमें मिल जाएगा क्या, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जैसे आप देखो यहाँ पर, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये एक थ्रेड लाइक, ये एक थ्रेड लाइक, कई सारे थ्रेड्स बन गए, किस पर बन गए, ब्रेड पर, किसके बन गए, राइजोपस के बन गए। तो ये थ्रेड बन गए, इन्हें कहते हैं हाइफी। ये हाइफी रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, हाइफी रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, बट हाइफी रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, लेकिन इन हाइफी के ऊपर ये जो गोल गोल आपको मिल रहा है ब्लॉब, इसे कहते हैं ब्लॉब, ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर, ये रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है। हाइफी के ऊपर ये जो पतला सा ब्लॉब मिल रहा है, हाइफी के ऊपर ये जो ब्लॉब मिल रहा है स्टिक पर, ये इंपॉर्टेंट है किसमें, रिप्रोडक्शन में। इसमें क्या होता है जनरली, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊं तो इसमें क्या होता है जनरली, जैसे मैं आप इसको एक ब्लॉब बना लेते हैं, इसके अंदर क्या बनेंगे, कई सारे स्पोर्स बनेंगे। तो ये स्पोर्स क्या होते हैं, अपने अराउंड एक थिक वॉल बना लेते हैं, थिक वॉल बना लेते हैं अपने अराउंड, ये अपने अराउंड इन्होंने क्या बना ली है, थिक वॉल, ठीक है। अब एक समय ऐसा आएगा जब ये फट जाएंगे सारे और बाहर निकल आएंगे, क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएंगे, ठीक है, बाहर निकल आएंगे सारे। ये तब तक अपनी वॉल से कवर रहेंगे, चारों ओर से थिक वॉल से कवर रहेंगे, जब तक ये अर्थ पर गिर नहीं जाते हैं। जैसे ये अर्थ पर गिरे, जैसे ये अर्थ पर गिरे, सरफेस पर गिरे, तो अपने अंदर बना करके एक नया राइजोपस बना लेंगे, एक फंगस बना लेंगे। तो यहाँ पर जो है स्पोर के द्वारा क्या बन रहा है, एक नया एनिमल बन रहा है, सो वी कॉल स्पोर फॉर्मेशन, सो वी कॉल स्पोर फॉर्मेशन। और जनरली इस ब्लॉब को क्या कहेंगे हम, इस ब्लॉब को कहेंगे हम, क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। देखो एक सिंपल सी चीज है, जिसके अंदर स्पोर बने वो होता है स्पोरेंजिया, जिसके अंदर स्पोर मिले वो होता है स्पोरेंजिया, ठीक है। तो यहाँ खत्म होते हैं हमारे सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोरेंजिया, स्पोर फॉर्मेशन किस में मिल रहा था, राइजोपस में। और all of the mode of reproduction that we have discussed so far allow new generation to be created for
तो इस टाइप के हमने जितने भी रिप्रोडक्शन अभी तक जितने पढ़े हैं वो सभी आते हैं हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, क्लियर। सो थैंक यू गाइस फॉर सीइंग माय वीडियोस।